Let's we are going to discuss now. The topic name is electroscope. तो सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का मीनिंग क्या है और क्या इसको समझना है. Electroscope. Let's try to understand what do you mean by electroscope. It is a device which is used to. देखो कोई डफर बचा होगा ना तो भी उसको इतना तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये वर्ड जो बोल रहा है ना कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. स्कोप. स्कोप मीन्स किसका स्कोप होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का. और जहां पर भी कोई चार्ज प्रेजेंट होगा वो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप. तो साइंटिस्ट, those scientists are deciding the name of the instrument. Obviously you can make the definition from the what name of the instrument. उससे भी definition बना सकते हैं आप. So it is a device which is used to detect the presence of charge on a body. So क्या डिवाइस है वो समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप. सो बहुत सिंपल डेफिनेशन. इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी. मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ भी डायग्राम बना लेना फटाफट. जब नोट्स बना रहे हो तो एक साथ ही कर लेना. सो डायग्राम के अंदर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज रॉड. ये सबसे ऊपर लगा हुआ जो ये है कॉर्क जो फिट कर रहा है. और यहाँ पे जो भी आप चार्ज लेके आओगे जो इस मेटल पे, मैं मान लेता हूँ इस मेटल पे कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉजिटिव चार्ज. ये आपकी है गोल्ड लिप्स. तो यहाँ बोल सकते हैं दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. This rod is positively charged. Let's try to understand how can we identify when an object or body we are just what taking near to this particular instrument. The name of this instrument is electroscope. क्या बोलते हैं इसे? Electroscope. ठीक है. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला एक रॉड हमने पास में ले गए किसके? मेटेलिक रॉड के पास में ले गए. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और हमारे जो दी हुई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी मेटेलिक रॉड की कौन सी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है. तो मैंने पहले ही बोला था जब मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी टाइप्स ऑफ चार्ज वाली, रिमेंबर दिस. उसमें मैंने बोला था अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और रिपेल करने का मतलब जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज लेके आओगे रॉड को, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना. Positively charged rod, cork, metallic rod, positively charged and gold lips. तो जैसे आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ पर लेके आए तो हुआ क्या? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. तो दोनों के अंदर क्या हो गया? दोनों के अंदर क्या हो गया? रिपल्शन. रिपल्शन हुआ. वो कैसे पता चला? ये दोनों के दोनों जो गोल्ड लिव्स है, गोल्ड लिव्स नंबर 1 एंड गोल्ड लिव्स नंबर 2, दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? अवे फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से क्या हो गई? दूर हो गई. और दूर होने की वजह से यहाँ पे गोल्ड लिव्स एक दूसरे से क्या हो? दूर हो. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इन केस अगर ये जो चार्ज रॉड है वो क्या हो जाती? नेगेटिव. क्या हो जाती? नेगेटिव. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द नेगेटिवली चार्ज रॉड. अगर ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है और ये कैसी रॉड है? मेटेलिक रॉड. कैसी है? पॉजिटिव. तो दोनों में क्या होना चाहिए था? दोनों में क्या हो जाता है? यहाँ पर दोनों में यहां पर हो जाता अट्रैक्शन. क्या हो जाता? अट्रैक्शन. तो इसकी सिचुएशन ही बदल जाती. ये जो गोल्ड लिव्स है वो किस तरीके से बन जाती? कुछ इस तरीके से. इसका मतलब अट्रैक्शन होने की वजह से गोल्ड लिव आसपास में आ गई और रिपल्शन होने की वजह से गोल्ड लिव्स कहां चली गई थी? दूर दूर चली गई थी. सो आइडेंटिफाई करना आपको समझ में आ गया.
हाउ कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्कोप? वी हैव टू बी आइडेंटिफाई कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगी, गोल्ड लीफ दूर दूर चली जाएगी, और दूर दूर चली जाएगी इसका मतलब दोनों में क्या हो गया, रिपल्जन हो गया। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो गोल्ड लीफ कहां चली जाएगी, पास 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 चलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन हो गया। आई होप सो यू अंडरस्टूड द इलेक्ट्रोस्कोप। ये भी आपको काफी हद तक समझ में आ गया हो। जो बात करने वाले हमारे पास है वो है यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे बात कर देते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज कैसे डिसाइड की गई और किसने इसका यूनिट दिया। तो एक साइंटिस्ट था जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज कुलॉम। कुलॉम नाम का जो साइंटिस्ट था इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसी की मेमोरी में हम इसकी यूनिट क्या रखते हैं, कुलॉम। सो अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ चार्ज, सो सिंपल से लैंग्वेज में आपको याद रखना है कुलॉम। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इसे क्या बोला जाएगा, सी बोला जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई पूछे आपको कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, सो द आंसर इज कुलॉम। प्लीज रिमेंबर द आंसर इज कुलॉम। तो काफी आसान था, यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलॉम। लेकिन कई बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट उसके सामने लगी हुई होती है। जैसे यहाँ पे लगा होगा 1 माइक्रो कुलॉम, 1 नैनो कुलॉम, 1 पिको कुलॉम। तो ये छोटी छोटी यूनिट है जिसे अपने को याद रखना है, तो काफी दिमाग में अपने को क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 माइक्रो कुलॉम की बात करूं तो आपको याद रखना 1 × 10⁻⁻⁶ कुलॉम। आपको याद रखना 1 × 10⁻⁹ कुलॉम। आपको ये भी याद रखना 1 × 10⁻⁻12 कुलॉम। ये कुछ यूनिट्स है जो आप लिख लेना, काफी हद तक काम आएगी जब आप लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आगे जाके कोई टीचर इसमें बताता नहीं है। और जो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं याद है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। तो आपको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19, आगे माइनस साइन लग जाएगा। अगर चार्ज प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कुलॉम, ठीक है। दोनों के ऊपर चार्ज सेम रहता है। अगर इसके मास की बात करें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट के लिए मैं बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि कुछ ऐसे टॉपिक नहीं छूट जाए जिसकी वजह से आने वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसको देख के पता कर सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में कौन सा ज्यादा है। तो देखो ये -27 है और ये -31 है, तो डिवाइड में ये जाएगा -31, प्लस का 31 हो जाएगा, और डिवाइड में ये जाएगा -27। तो इससे थोड़ा बहुत पता कर सकते हो -31 और -27। सो इसके हिसाब से पता लगा के बताना मुझे, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों में किसका मास ज्यादा होता है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि नेगेटिव चार्ज कंसिस्टिंग एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज। तो जब ये एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज कंसिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो एक्सेप्ट करेगा उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जो डोनेट करेगा उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो व्हेन टीचर विल आस्क यू, कोई टीचर आपसे पूछ रहा है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का मास किसका ज्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली बोलना है किसका नेगेटिव। तो मैंने उसका आंसर भी दे दिया इसके अंदर। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। सो बात करते हैं 8th टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 3 है हमारे पास, तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं समझाने वाला हूं आपको, द प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज तो सिंपल लैंग्वेज में समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, चाहे ऐसे लरोड़ा लो, चाहे केएल गोमर एंड गोगिया लो, ठीक है, या एडवाइजर लो, अलग अलग आप प्रेफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो सीबीएसई वाले हैं वो प्रदीप एप्लीकेशन ले, और आरबीएसई वाले हैं वो एडवाइजर ले लें, या अगर थोड़ा अच्छा पढ़ना है तो अरोड़ा ले लें, ठीक है।
योर चॉइस, कौन सा लेना चाहते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हम यहाँ बात करते हैं चार्जेस आर एडेड लाइक रियल नंबर्स। बस काफी, बस इतना इंफॉर्मेशन आपने दे दिया तो इससे पता चल गया कि आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी पता। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी चार्जेस आप ऐड करोगे वो किसकी तरह ऐड करने वाले हो, रियल नंबर्स। सिंपली 1 + 2 2 + 3 4 + 5 जैसे ऐड करते हो वैसे ही आपको ऐड करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल भी बताऊंगा मैं यहाँ पे, और कुछ पॉइंट लिख दे रहे हैं। A body is neutral means, समझना, मैंने बोला है कि बॉडी को कब न्यूट्रल बोलेंगे वो बात कर रहा हूं। A body is neutral means when the total charge present is the sum of, ये सही रहेगा, the sum of total charge present inside the body is equal to 0, is equal to 0। तो यहाँ एक बात तो समझ में आ गई। यहाँ पे क्या समझ में आ गया अपने को कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मींस, हम यहाँ बात करें अ बॉडी इज न्यूट्रल मींस अगर उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल है। मींस मैंने बोला 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0, और 0 हो गया। इसका मतलब बॉडी कौन सी है, न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी है वो, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। ये पहला केस जो समझ में आ गया, और ये पहला स्टेटमेंट दे दिया मैंने कहा चार्ज आर रेटेड लाइक रियल नंबर्स। और बात करें थोड़ा सा डिटेल में, फॉर पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इज प्लस क्यू। जहां पॉजिटिव लिखा हुआ है प्लस क्यू, वो क्या बोल रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहा है, और जहां माइनस लिखा हुआ है वो किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। वेरी सिंपल, ओके। सो ये दोनों बातें मैंने समझा दी आपको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब मैं बात करता हूं एडिड लाइक रियल नंबर्स। मैंने बोला एक सिस्टम ए 50 कूलम इसकी चार्ज वैल्यू, और एक सिस्टम भी है इसके ऊपर -30 कूलम चार्ज वैल्यू है। अब आपको बोला इन दोनों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है चार्ज का। क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐड करो आप, सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्जेस आर एडेड लाइक रियल नंबर्स। तो सिंपल 50 प्लस का -30 का कितना होगा 20 कूलम। लेकिन मैंने एक बात बोली थी आपको जब मैंने पढ़ाया था आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पढ़ाया था इंडक्शन पढ़ाया था, कंडक्शन पढ़ाया था। मैंने हमेशा बोला था कि चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 20 है, दो बॉडी तो डिवाइड बाय 2, बॉडी ए के पास कितने कूलम चार्ज हो गए 10 कूलम, और बॉडी बी के पास भी कितने चार्ज हो गए 10 कूलम। तो काफी इजी है, होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और हंसते रहो और मस्त रहो। तो अब यहाँ बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एडिटिविटी आपको समझ में आ गई होगी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। सबसे फर्जी है, थोड़ी बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं भी समझ में आया है तो और बड़ी बात है कि आप सो गए ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं, ये बहुत इजी है। सो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की बात करते हैं। क्या है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज? सो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज में हम बात करेंगे चार्ज, मैंने बोल देता हूं सिंपल सी लैंग्वेज लिखते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कोई कलेक्टर नहीं बनना है, अपने को भी फिजिक्स में मास्टरी करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। याद रखना मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल के लिए मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आप बाइक पे बैठे, आपका मान लो आपका जो वेट है वो 50 kg है, ठीक है। आपको
एक सिटी है जो सागवाड़ा है, सागवाड़ा से आपको डूंगरपुर जाना है। जैसे ही सागवाड़ा से आप डूंगरपुर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि 50 किलो से आपका वजन 100 किलो हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? नहीं, सीधी सी बात है। जो वजन आपका 50 किलो सागवाड़ा में था, वही जाके कहां पे होने वाला है? डूंगरपुर में होने वाला है। तो वही बात यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मींस अगर आप चार्ज को 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी दौड़ाओगे, या उस चार्ज को आप 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी दौड़ाओगे, तो भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है। यही बात क्या बात करती है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। मैं कभी भी अपने अंदर चेंज लाने वाला नहीं हूं, डेट का डेट ही रहने वाला। ये है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। जस्ट जो कि अब देख लेना, इनवेरिएंस का मतलब क्या है समझ लेना। मैंने बता दिया, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैंने बोला एक चार्ज ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 कूलम, और आपने इस चार्ज को स्पीड दे दी 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये चार्ज पोजीशन P से लगाकर पोजीशन कहां चला गया? Q तक चला गया। तो आपको क्या लगता है इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये जो चार्ज A है वो कितना रहेगा, यहां पर आकर भी कितना रहेगा? 5 कूलम। तो वही तो बात बोल रहा हूं, स्पीड कितना भी इंक्रीज कर दो, इसकी स्पीड कितनी कर दो, 500 मीटर पर सेकंड कर दो, फिर भी चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। होपफुली यू अंडरस्टूड। आगे समझ। चलो थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सो यू आर इजी। सो नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज काफी आसान है एंड इंपॉर्टेंट भी है, दोनों बातें मैं बोल रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गई बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पूरी फिजिक्स में काम आएगी। So let's talk about here the third property. Properties of charge. So properties of charge में हमें थर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है क्वांटाइजेशन। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक। सो अकॉर्डिंग टू जो हमने टॉपिक लिखा उसमें कंजर्वेशन पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये टॉपिक मुझे कल लिया था लेकिन आज ही लिख दिया तो पढ़ा देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सबसे पहले समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स, आपने पढ़ा होगा, एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form, it is called conservation of charge। ठीक है, वही सेम यहां पे हम बात करने वाले हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को हम बना सकते और ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। So it remains same, it remains same, it always constant। So ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो तो सबको आता है, हर बच्चा लिखेगा कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड सर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम सर, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन पीएमटी वगैरह जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, जो पीएमटी 2014 जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर, क्योंकि नीट तो अभी ट्रेन में आया है, इससे पहले इसे हम पीएमटी बोलते थे, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर टेस्ट की बात करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं एनहिलेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, when electron and positron are collide with respect to each other, it will form gamma radiation। तो क्वेश्चन क्या है था,
अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, सो द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, द नेम ऑफ द कंपाउंड, सो किसका फॉर्मेशन होना था? तो किसका फॉर्मेशन होना था? गामा रेडिएशन का। प्लीज रिमेंबर, किसका फॉर्मेशन होगा? गामा रेडिएशन का। जब भी इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलाइड करेगा? पॉजिट्रॉन। प्लीज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलाइड कर रहा है? पॉजिट्रॉन के साथ। सो इन दोनों का जो कोलिजन होगा उससे रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? गामा रेडिएशन। क्या मिलेगा हमें? गामा रेडिएशन। तो ये जो हमें गामा रेडिएशन जो मिल रही है, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनिहिलेशन। सो प्लीज रिमेंबर दिस। सो इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है। आप इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से क्या बना सकते हैं? गामा भी बना सकते हैं, और गामा से आप वापस क्या बना सकते हैं? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बना सकते हैं। सो होपफुली आज का आज का जो आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा और काफी हद तक कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ द फिजिक्स। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और न्यूमेरिकल, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को मैं आगे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पे न्यूमेरिकल भी करना है, तो सेम कॉन्सेप्ट उसी टाइम समझ में आ जाएगा और न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।